नमस्कार मित्रों, बुक शेल्फ के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। अक्सर हम किताबों पर चर्चा करते हैं तो ज्यादातर किताबें पॉलिटिकल इवेंट्स की, पॉलिटिकल स्टोरीज को लेकर होती है कि देश की राजनीति कैसे चल रही थी, कैसे चल रही है, इतिहास की किताबों पर चर्चा। लेकिन आज एक ऐसी खास किताब पर हम चर्चा करना चाहते हैं जिससे कैसे पॉलिटिक्स चलती है, कैसे इवेंट्स चलती हैं, कैसे लोगों की छवि बनती है और वो छवि बनाने के लिए क्या-क्या किया जाना चाहिए। वो सेलिब्रिटी हो, वो स्पोर्ट्समैन हो, वो पॉलिटिकल लीडर हो, उन सब के लिए। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि आप जिस व्यक्ति को जानते हैं, वो उसकी पीआर से तय होता है कि वो कितना बेहतर है। यदि उनकी बेहतर पीआर है, तो वो बेहतर आदमी भी हो सकता है। और पीआर और इवेंट मैनेजमेंट पर करीब-करीब 40 साल तक पढ़ाने का काम करने वाले, किताबें लिखने वाले, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले, ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे ज्यादा ब्लॉग्स लिखने के लिए पीआर पर, पब्लिक रिलेशंस पर, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे तेजी से 100 ब्लॉग्स पीआर पर लिखने के लिए, और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स सबसे ज्यादा ब्लॉग लिखने और अपलोड करने वाले। और उसके साथ साथ किताबों से नहीं, जिंदगी से पाठ पढ़ाने वाले एक ऐसे राइटर से आपकी मुलाकात कराऊंगा जिनका राजनीति में बड़ा लंबा अनुभव है, बहुत दोस्त हैं उनके, और बहुत सारी कहानियां हैं। हर कहानी एक किताब हो सकती है। और उन्होंने एक किताब लिखी, उन्होंने एक शर्त लगाई थी, अब पता नहीं वो मुझे करेंगे कि नहीं करेंगे। एक अवार्ड उनको और मिला, वाह स्पॉटलाइट अवार्ड्स, उसके भी वो विजेता रहे हैं, 200 ब्लॉग्स लिख चुके हैं। तो हमारे मित्र हैं डॉक्टर सुरेश गौड़ साहब। उन्होंने अभी एक किताब लिखी है, बहुत हैवी किताब है, पब्लिक रिलेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। ये विजडम प्रेस की किताब है। किताब की कीमत जो है 595 रुपए है। अक्सर मैं कहता हूँ कि किताबों की कीमत कुछ ज्यादा होती है, लेकिन इस किताब को पढ़कर मुझे लगा कि इसमें जितना भंडार है उस हिसाब से इस किताब की कीमत कम है। ये नहीं कि 60 चैप्टर्स हैं इसमें पब्लिक रिलेशन और इवेंट मैनेजमेंट पर। हर सब्जेक्ट पर, इवेंट मैनेजमेंट का, पब्लिक रिलेशन का, जो भी सब्जेक्ट आप दुनिया में समझ सकते हो, उन सब की चर्चा, उन सबको कैसे करना है उसकी तैयारी है। और जो शख्स अपने पहले यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में ही कमाल करते हैं अपने स्टाइल से, वो दुनिया में कैसे धमाल करता होगा वो आप समझिए। सारी कहानी हम सुनेंगे। डॉक्टर सुरेश गौड़ साहब हमारे साथ, पीआर गुरु के नाम से दुनिया भर में जाने जाते हैं। जरा सा पीआर गुरु को गूगल कीजिए तो डॉक्टर सुरेश गौड़ की तस्वीर आ जाएगी, बड़ी स्माइल वाली, अच्छी सी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक तो आपने ये किताब लिखी, आपने मुझे कहा था कि अगर ये किताब पढ़ लेगा पूरी तो उसको आप डिग्री दे देंगे। आप डिग्री ना भी दे तो भी इस किताब को पढ़ने के बाद समझ में आता है कि भाई ये डिग्री लायक काम हो गया मेरा। और मैंने ये किताब पढ़ी, 60 चैप्टर, थैंक यू 30 चैप्टर पब्लिक रिलेशंस के, 30 चैप्टर्स इवेंट मैनेजमेंट के, और वो भी उस शख्स ने जो जिंदगी में समझता है कि पीआर जो है ना सबसे गलत काम है। सारे फंडा क्लियर हो गए। एक फंडा ये था मेरा, मैं अपनी बात बता देता हूँ आपको। एक मैं समझता था पीआर का मतलब है झूठ बोलना, ठीक है, और इवेंट मैनेजमेंट का मतलब था जो नहीं है उसको बढ़ाकर दिखाना। लेकिन आपने तो सारी अस्तेसी कर दी मेरी। पूरा जो दिमागी फितूर है उसी को ठीक कर दिया। देखिए, पीआर सत्य बोलता है और इवेंट मैनेजमेंट जो पब्लिक रिलेशंस ही है, मैं तो ये जानता हूँ। और किताब ये इसीलिए लिखी मैंने, और मैंने आपको कहा था कि जो भी इस किताब को पढ़ेगा तो डेफिनेटली वो एक डिग्री का हकदार है। अगर वो किताब को सीरियसली पढ़ता है, हर उसके लेसन को पढ़ता है, तो उसको किसी कॉलेज में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बुक ही अपने आप में उसके लिए कोर्स है पूरा। और हर उसके जितने फंडे हैं दिमाग में पीआर को लेके, इवेंट मैनेजमेंट को लेके, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ये गारंटीड है इस किताब से। और मैंने बहुत मेहनत लगाई इस किताब को लिखने में, मुझे इतना पता है, तब जाके ये किताब में बहुत मेहनत की गई है। और हर चैप्टर अपनी एक नई कहानी है अपने आप में, हर सब्जेक्ट है, हर चैप्टर ही एक सब्जेक्ट है। यदि मैं कहूँ इसको कि हर चैप्टर पर भी एक किताब हो सकती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उन सब्जेक्ट को क्लासिफाई उसमें किया है, पीआर को लेकर भी, इवेंट मैनेजमेंट को लेकर भी। और जो सबसे बड़ी बात, जैसे मेरा दिमाग को खोला कि झूठ नहीं, सच बोलना पीआर है। अपने क्लाइंट के बारे में, अपने क्लाइंट को भी सच बताना, और उस क्लाइंट के जो क्लाइंट है उसको भी सच बताना। बिल्कुल, ये पक्की बात है, तभी आप पीआर करते हैं। और आपकी जो सच वाली बात पे मुझे एक बात याद आ रही है, एक किस्सा याद आ रहा है। एक ऐसी कहानी है जो मेरे साथ जुड़ी हुई है।
2014 के इलेक्शंस की बात थी और मुंबई में मेरी एक बहुत अच्छी मित्र हैं, फिल्म कलाकार हैं, बहुत मानी जानी मानी फिल्म कलाकार हैं, बहुत फिल्मों में 300 से ऊपर फिल्मों में काम कर चुकी हैं। उन्होंने मुझे कहा, सुरेश जी, एक दिन फोन आया कि सुरेश जी, मेरे एक मित्र हैं, वो मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आप अगर पीआर कराएंगी तो किससे कराएंगी। तो उन्होंने कहा, भाई दिल्ली में एक सुरेश गौड़ रहते हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो पीआर को बहुत उनको समझ है इस सब्जेक्ट की, आप उनसे, मैं उनसे ही कराऊंगी। तो बोले मेरी आप उनसे बात करा दीजिए। तो उनका मुझे फोन आया, बोले सुरेश जी ऐसे ऐसे कि मेरे मित्र हैं और वो अपना पीआर आपसे कराना चाहते हैं, क्या आप उनका पीआर करेंगे, वो बॉलीवुड से हैं। मैंने कहा, देखिए मुझे किसी का पीआर करने में एतराज नहीं है, लेकिन अगर वो मेरे से बात करना चाहते हैं, मेरा नंबर शेयर कर दीजिए उनसे। उन्होंने उनसे मेरा नंबर शेयर कर दिया, उनका मुझे कॉल आया, तो वो मुझे बोले आप बंबई कब आ रहे हैं। मैंने कहा, मैं बंबई क्यों आ रहा हूँ, आपसे मिलना है मुझे। मैंने कहा, मिलना किसको है, आपको या मुझे। बोले मुझे। तो मैंने आपको दिल्ली आना पड़ेगा, आप आइए। कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास आता है। तो मुझे बंबई नहीं आना है। अगर आप समझते हैं कि आपको मेरे से काम हो सकता है आपका, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आपको मेरी जरूरत है तो आप दिल्ली आइए। खैर बात हुई और उनको जिस पार्टी ने टिकट दिया था और जिस क्षेत्र से टिकट दिया था, वो पहली लिस्ट आई थी उस पार्टी की। ये है बात 2013 की, जून या जुलाई 2013 की बात है, मुझे अंदाजा याद है। तो जो पहली लिस्ट आई उसमें उनका नाम था, उनको बकायदा क्षेत्र मिल गया कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी आप इलेक्शन लगेंगे, लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगे। तो उनको मैंने एक सलाह दी, मैंने कहा, देखिए ऐसा है, आपका पीआर मैं तब करूंगा जब आप कहेंगे कि हाँ मैं इलेक्शन लड़ने को तैयार हूँ। बोले मैं समझा नहीं, नाम आ गया। मैंने कहा, बात नाम आने से नहीं होती है, बात होती है इलेक्शन लड़ने से। और जिस दिन आप कहेंगे हाँ गौर साहब मैं इलेक्शन लड़ूंगा, उस दिन से आपका पीआर शुरू होगा। तो बोले उसके लिए मुझे क्या करना होगा। मैंने कहा, आपको बंबई छोड़ के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आना पड़ेगा और 3 महीने आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाने पड़ेंगे। वहां के लोगों से मिलना पड़ेगा, जो वहां के उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे मिलना पड़ेगा, जो लोकल लीडर्स हैं उनसे मिलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा वो क्या राजनीति करते हैं, क्या वो आपके साथ खड़े होने को तैयार है, क्या आपके लिए वो आपके पीछे आपसे लड़ेंगे, आपके लिए लड़ेंगे। तो मैंने कहा, बंबई छोड़ना पड़ेगा 3 महीने, परिवार को साथ मत लाइएगा, अकेले आइएगा। वो उन्होंने मेरी बात मानी, वो इमीडिएटली वहां से अपने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, 3 महीने पूरे रहे और 3 महीने बाद मुझे उनका फोन आता है, सुरेश जी मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ। नहीं लड़ रहा, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। और उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसके बाद से लेके जब तक वो दुनिया में रहे, मेरे से उनके ताल्लुकात रहे। एक बार एक कॉमेडी शो में वो एक फीमेल की ड्रेस पहन के रोल कर रहे थे, फीमेल का कैरेक्टर कर रहे थे। उनको मैंने फोन किया, मैंने कहा, जनाब आज के बाद अगर आपने फीमेल की ड्रेस पहनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोले क्या मतलब। मैंने कहा, आपसे मैं बात नहीं करूंगा। मैंने कहा, आपकी एक इमेज है, आप उस इमेज को क्यों गिरा रहे हैं, क्यों गिराना चाह रहे हैं उस इमेज को। प्लीज अपनी इमेज का ख्याल कीजिए। एंड यू विल बिलीव, इमीडिएटली उन्होंने अपना वो किरदार छोड़ दिया। तो आई बिलीव इट कि भाई जी, मैं ये मान के चलता हूं कि आप सही सलाह देंगे और लोगों को सही लगेगी तो वो आपकी सलाह मानते हैं। आप तो मुझे लगता है बात है, जो पीआर में जो लोग एजेंसी चला रहे हैं उनका सबका धंधा चौपट करने पर। पीआर एजेंसी वाले मिलते हैं, हमारे साथ भी मुलाकात होती है और बहुत सारे मित्रों से भी मुलाकात मेरी भी होती है, उनसे भी होती है। तो कहते हैं, अरे बस अब आप गौड़ साहब के पास आ जाइए, ये पीआर वाले गुरु है ना, अब बाकी चिंता आप छोड़ दीजिए, हम कर देंगे। अब एक बात आपको पीआर एजेंसी की बता दो, आपने एजेंसी का जिक्र किया तो जी, इसी तरह से 2014 की इलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। सितंबर का महीना था 2013 का। एक बहुत बड़े नेता की फैमिली से कोई मुझे मिले, बहुत उनके फर्स्ट ब्लड रिलेशन, और वो उनको किसी पार्टी से इलेक्शन का टिकट मिलने की 100% उम्मीद थी। और उनको आप जैसे, क्योंकि मैं पीआर में बहुत सालों से हूँ आप जानते हैं, तो एक जर्नलिस्ट, लेडी जर्नलिस्ट मेरी मित्र हैं, उन्होंने ही मुझे उनसे मिलवाया और बहुत ही स्पेशल तरीके से इंट्रोड्यूस किया और मुझे कहा, तो उन्होंने मुझे बताया जो उस नेता के परिवार से थी, कि सुरेश जी हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज के लोग आए हैं और हमें ऑफर दे के गए हैं कि हम आपका आज से पीआर शुरू कर देते हैं, आज से, और 100% गारंटीड है आप इलेक्शन जीतेंगे।
लेकिन उनकी जगह हम आपसे मिलने आए हैं, उनको हमने मना कर दिया और हम आपसे मिलने आए हैं, तो आप क्या कहते हैं? मैंने कहा मैं 3 सवाल आपसे पूछूंगा, और 3 सवालों के जवाब के बाद मैं आपको कहूंगा कि क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने पहला सवाल ये कि आपके जो भी व्यक्ति हैं, क्या उनको पार्टी से टिकट 100% मिल रहा है? बोले नहीं, हाई कमांड से तो गारंटी हो गई है। मैंने कहा अगर मान लीजिए हाई कमांड से टिकट नहीं मिला, तो क्या आपके जो नजदीकी हैं, क्या वो इलेक्शन इंडिपेंडेंट तौर पे लड़े? सवाल हो गए। मैंने कहा तीसरा सवाल, क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे? आप भी तो वही राजनीतिक परिवार से हैं, तो क्या आप इलेक्शन लड़ेंगी? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं भी इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। तो मैंने कहा बेटर है, आइए लंच करते हैं, जब टिकट मिल जाएगा तो पीआर की बात करेंगे, तब पीआर की बात करेंगे, उससे पहले बात करने का फायदा कोई नहीं है। वो अपनी चेकबुक भी साथ लेके आए हुए थे, आप ये लगाइए। तो एक बात और मैं कहूँ आपको, उनको मैंने एक बात कही थी कि आपको मैं एक सलाह दूंगा कि आप अपने नजदीकी को एक बात कहिए कि आज के बाद वो जिस एरिया से जहां पे वो उन्होंने अप्लाई किया है टिकट के लिए, जहां सोच रहे कि यहाँ टिकट मिलेगा, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में जितना भी क्षेत्र आता है, वहां पे शनिवार और इतवार को जाके लोगों से सुबह, दोपहर, शाम और रात अलग अलग इलाकों में जाएं, और वहां पे जाके लोग, चाय की दुकान है, नाई की दुकान है और किराने की दुकान है, ऐसी बड़ी बड़ी दुकानें जो है जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, या आपके चौपाल होती हैं गाँव के अंदर, वहां जाए, लोगों से मिले और चाय पे बात करें, जिसे हम कहते हैं चाय पे चर्चा करें। चाय पर चर्चा। चाय पे चर्चा, यही मैंने कहा था कि चाय पे चर्चा करें। और ये तब तक बोले होर्डिंग्स वगैरह मत करिए, होर्डिंग्स कोई नहीं लगाएंगे। आपकी गाड़ी के आगे भी कोई होर्डिंग नहीं होगा, ना पीछे होगा, ना कोई झंडा होगा, कुछ नहीं होगा। आप इंडिपेंडेंट तौर पे जाएंगे, आप लोगों से जाके मिलेंगे और लोगों की पूछे समस्याएं पूछेंगे, उनको लिस्ट बनाएंगे, सिर्फ उनको ये एहसास कराएंगे कि मैं आपके बीच का एक नेता हूं जो आपके लिए कुछ करना चाहता है। बस इतना ही करना है। जिस दिन इलेक्शन का टिकट मिल जाएगा, आपका फुटवर्क पूरा हो चुका होगा। इतने दिनों में आपने पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक एक इलाका चप्पा चप्पा पैदल छान मारना है, और कोशिश करनी है कि जितना इलेक्टोरेट है सबसे आपको मिलना है। उनको मेरी बात समझ में आई और उन्होंने वो किया भी, लेकिन आई एम सॉरी, उनको टिकट नहीं मिला। तो अब वो मेरे हाथ में नहीं था, क्योंकि मैं कोई टिकट की बात करता नहीं हूँ किसी से, ना मैं किसी को जानता हूँ कि भाई टिकट दिला दूं, मैं ऐसे कैसे कुछ कह दूं किसी को। तो लेकिन ये था कि उनको मैंने यही कहा, और आज तक मेरे उनसे संबंध है, और वो ये कहते, सुरेश जी आपने जो सलाह दी थी बिल्कुल सही सलाह दी थी। तो आई बिलीव इट कि पीआर में आपको सलाह सही देनी चाहिए, सही सलाह देनी, सही सलाह। जी डॉक्टर साहब, आपसे बात करूंगा, बहुत सारे इलेक्शन की बहुत सारी कहानी आगे बात, लेकिन वो कहानी भी तो इंटरेस्टिंग है कि सुरेश गौड़ जब डीयू का एक नौजवान लड़का इलेक्शन लड़ता है और किस तरीके का खेल बदलता है, मुझे पता है वो कमाल की बात है। देखिए, मैं सच बताऊं, मेरे में एक शौक था कि लोग मुझे जाने, मतलब लोगों को पता होना चाहिए कि सुरेश गौड़ कुछ है। यानी कि एक आज ही मेरा आज का कोट था, जो मैंने गुड मॉर्निंग में कोट डाला अपना, मैं आपको सुनाना भी चाहूंगा। और वो कोट था कि इट इज बेटर टू बी ए लोनली लॉयन देन ए पॉपुलर शीप। यस। तो मैं लोनली लॉयन बन के काम करता हूँ, अकेला शेर बन के चलता हूँ। तो जब कॉलेज में मैं फर्स्ट ईयर में गया, तो फर्स्ट ईयर में जाते ही मैंने देखा सितंबर में इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, इलेक्शन होते हैं डीयू के। तो मैंने कहा यार इलेक्शन लड़ना चाहिए, जबकि फर्स्ट ईयर में आप इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में लड़ते हैं। तो फर्स्ट ईयर में हाँ, बस मेरे माइंड में आ गया इलेक्शन लड़ना है, जीतू या नहीं जीतू वो बात की बात है, इलेक्शन लड़ना है। और मैंने अपना, उन दिनों सुप्रीम काउंसिलर होते थे, जो 10 सुप्रीम काउंसिलर होते थे कॉलेज में, तो मैंने अपना सुप्रीम काउंसिलर के लिए नाम भर दिया। तो मुझे बैलेट नंबर मिला 42। उन दिनों प्लाजा पे एक फिल्म लगी हुई थी, समर ऑफ 42, और मैंने अपने बैलेट को समर ऑफ 42 का टिकट की तरह प्रिंट कराया, चावड़ी बाजार गया, टिकट प्रिंट कराया, और टिकट के रूप में मैंने अपना बैलेट पेपर, और उसको मैंने पिंक कलर में छपवाया, और पिंक कलर में छपवा के मैंने पूरे कॉलेज में 1500 स्टूडेंट्स थे, हर एक के हाथ में, प्रोफेसर के हाथ में, हर एक के हाथ में मेरा बैलेट पेपर पहुंच गया। और मुझे उतनी पॉपुलर, लोग मुझे देखते थे, हेलो समर ऑफ 42 करके बुलाते थे। और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इलेक्शन जीता,
लेकिन मैं बहुत नजदीक था और मैंने इतनी ज्यादा टक्कर दी कि नाम की चर्चा उस वक्त डीयू तक, जो डीयू के लीडर्स थे, वहां तक पहुंच गई। और उस वक्त मुझे याद है हमारे बहुत प्रिय नेता, युवा नेता थे अरुण जेटली, जो है वो आपको पिक करने में लगे हुए थे। जी, तो अब आप ये लगाइए कि उस वक्त हमारे बहुत प्रिय युवा नेता थे अरुण जेटली जी एंड श्रीराम खन्ना जी, डॉक्टर श्रीराम खन्ना जी। ये उस वक्त श्रीराम खन्ना यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे एंड अरुण जेटली उनके साथ मुझे कॉलेज मिलने आए स्पेशली, और मुझे उन्होंने कहा कि सुरेश यार, तुमने तो फर्स्ट ईयर में आते ही कमाल कर दिया, और हम चाहेंगे कि तुम अगले साल एबीवीपी की तरफ से तुम्हारे एबीवीपी ज्वाइन करो, और हमारी तरफ से हम तुम्हें इलेक्शन लड़वाएंगे कॉलेज के अंदर, और हम इंश्योर करेंगे तुम इलेक्शन जीतो। मैंने कहा जी भाई, अगले साल बिल्कुल देखेंगे, और जो अगर बाकी तो भगवान को मंजूर है, जो कुछ भी होगा। लेकिन ये है कि यस, मुझे इतना अच्छा लगा कि उस इलेक्शन के कारण डीयू का प्रेसिडेंट, उस वक्त का प्रेसिडेंट मुझे मिलने आया मेरे कॉलेज में। बड़ी बात, सबसे बड़ी बात कि आपने पहले साल में जाके कॉलेज में अपना नाम जमा रजिस्टर कर दिया, रजिस्टर कर दिया, सब लोगों के दिल पर उतर गया वो नाम। बिल्कुल। और फाइनल ईयर तक ये रहा कि यार सुरेश गौड़ इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा प्रेसिडेंट के कि भाई ये टक्कर दे देगा बहुत तकड़ी, ये बात जरूर थी। सर आपने बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे हैं, एक ब्लॉग चर्चा होती है प्रधानमंत्री जी की मन की बात को लेकर जी। तो प्रधानमंत्री जी की मन की बात ही अपने आप में बड़ी हो गई, अब तो 100-125 से ज्यादा उन्होंने मन की बात कर दी इतने साल। एक तो मैं समझता हूँ कोई भी चीज को सस्टेन करना भी एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि होती है, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और मन की बात उन्होंने शुरू किया तो बहुत सारे लोग समझ रहे थे कि अपने मन की बात कर, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि वो तो सबके मन की बात कर रहे हैं। यस, है ना, यही सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात है। और उसमें वो एक बहुत पॉजिटिव, बहुत हेल्दी और बहुत इंप्रेसिव पीआर एक्सरसाइज के तौर पर भी मैं उसको देखता हूँ। प्रधानमंत्री जी क्या सोचते थे, आपने उस पर लिखा भी है, आपने पूरा उसको स्टडी भी किया, और आप मन की बात को फॉलो भी करते हैं। आप इस पूरी एक्सरसाइज को कैसे देखते हैं? मैं उस पूरी एक्सरसाइज को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीआर एक्टिविटी के रूप में देखता हूं जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है कि सरकार क्या कर रही है वो लोगों तक पहुंचे। दूसरा, लोग क्या कर रहे हैं वो भी सरकार के जरिए लोगों तक पहुंचे। देखिए, हम उसमें ऐसी ऐसी कहानियां सुनते हैं जो हमें पता ही नहीं। अभी रिसेंटली जो एपिसोड था उसमें अरुणाचल प्रदेश के एक गांव के एक पार्क का जिक्र आया था जहां पे उन्होंने बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया है। तो मतलब ये हमें पता ही नहीं किसी को। अभी लास्ट ईयर मेरे को अरुणाचल प्रदेश जाना हुआ, वहां के अरुणाचल लिटरेरी फेस्टिवल में मैं वहां का इन्वाइटी था, तो मुझे वहां जाके नहीं पता लगा, लेकिन मन की बात देखने के बाद मुझे पता चला कि भाई देश में क्या क्या हो रहा है। जब मैंने ये ब्लॉग लिख रहा था, मेरा ये 195th ब्लॉग था, और मैंने पहले ही सोच लिया था कि मुझे मन की बात पर रिसर्च करनी है, और मैं इसके लिए करीब 2 महीने से मन की बात के प्रोग्राम्स, डिफरेंट प्रोग्राम्स देख रहा था, उनको समझ रहा था कि इसमें प्रधानमंत्री जी हमारे क्या कह रहे हैं, किस तरह की बात करते हैं, तो मुझे उसको किस तरह से उस पे ब्लॉग को लिखना है। तो जब मैंने किसी से जिक्र किया कि मैं मन की बात पे ब्लॉग लिख रहा हूँ किसी व्यक्ति से, तो वो बोले गौड़ साहब ये तो वन वे कम्युनिकेशन है। इसीलिए मैंने कहा ना कि लोग समझते हैं कि वन वे कम्युनिकेशन है। तो मैंने कहा आप मेरा जब ब्लॉग पढ़ेंगे ना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, ये 2 वे कम्युनिकेशन है। और मेरे ब्लॉग के सेकंड पैराग्राफ में मैंने क्लियर कर दिया कि ये 2 वे कम्युनिकेशन है। और मैंने खुद अपने सुझाव भी दिए, क्योंकि मैं उनकी जो माई गॉव ऐप है मोदी जी की, मैं उसको फॉलो करता हूँ, उसको मैं रेगुलर उसको पढ़ता भी हूँ, कम से कम 5-6 डेली के आर्टिकल्स मैं पढ़ता हूँ उसके अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि वो 2 वे कम्युनिकेशन तो है, जब आप उसमें अपने सजेशंस देते हैं, बकायदा वो मोदी जी आपसे सजेशंस मांगते हैं। और कमाल की बात यह है कि जो मेरा 200वां ब्लॉग मेरा लास्ट आया अभी, कौन क्या कर रहा है वो भी अपनी बात वहां तक रखे, क्या चाहता है। यस। और देखिए, ताज्जुब की बात यह है कि जो मेरा 200वां ब्लॉग आया तो मुझे किसी ने पढ़ के कहा कि गौड़ जी, जो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बोला आपने ब्लॉग में वो लिखा हुआ था। तो मैंने कहा भाई उसका क्रेडिट उनको ही तो जाता है, क्योंकि उनकी जो नमो ऐप है सारी इंफॉर्मेशन वहां अवेलेबल है। मैं तो वहां से पढ़ के अपने रिसर्च कर रहा था और उस रिसर्च को अपने ब्लॉग में यूज कर रहा था, क्योंकि उससे ज्यादा ऑथेंटिक खबर मुझे कहीं नहीं मिलेगी। आप पीआईबी की वेबसाइट चले जाओ,
या फिर नमो ऐप जो आपके सामने है, या मन की बात। तो कम से कम 2 महीने का रिसर्च था जो मेरा 200वां ब्लॉग था। और सर मेरे जितने भी जी 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 नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता इसको लोग सही तरीके से लेंगे कि नहीं लेंगे। क्या मैं ये कहूँ कि देश की एक सबसे पॉपुलर किताब रही एक प्रधानमंत्री की, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जी नेहरू की, जी क्या मन की बात को एक विजुअल डिस्कवरी ऑफ इंडिया कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इट क्योंकि इज वो विजुअल डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवर करने की है। और यदि गांधी की बात को याद करूं कि देश को समझना है तो पूरी यात्रा कर लो, तो पूरी यात्रा उसमें हो रही है। जी, मैं एक बात, आपने गांधी जी की जब बात करी, मुझे याद है मैं जब गांधी फिल्म देख रहा था एटनबरो की, रिचर्ड एटनबरो की, उसमें जब गांधी जी इंडिया आते हैं तो वो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स से मिलते हैं। तो गोखले जी शायद उनके गुरु थे, इफ आई एम करेक्ट, गोपाल कृष्ण गोखले जी उनके गुरु थे। तो गोखले जी ने उनको कहा कि गांधी, अगर भारत को समझना है तो भारत की यात्रा करो, भारत को समझना है तो भारत की यात्रा करो, और वो भी ट्रेन से करो और तीसरे दर्जे से करो, तब तुम जानोगे कि भारत क्या है। और उन्होंने उनकी बात को समझा और भारत की यात्रा की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया कब आई, मन की बात कब आई, सब में डिफरेंस है। आप मन की बात आज के रूप में जो मोदी जी उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, वो एक बहुत सशक्त प्लेटफॉर्म है मेरी नजर में, आपको अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का, और लोगों के ही बीच की बात को आपको लोगों तक पहुंचाने का। सबसे बड़ी बात यह है कि अब पद्मश्री जो है वो पीपुल्स पद्मश्री हो गए, जो पद्मा अवार्ड्स है वो पीपल पद्मा अवार्ड्स हो गए। कितनी बड़ी बात है। ऐसे 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 आम व्यक्ति, बहुत बड़ा बदलाव है सर, जो आप किसी को जानते नहीं, ऐसे ऐसे लोग आप चुन के हीरे लेके आते हैं। मतलब मैं उनको हीरा कहूंगा। जैसे मैं अपना एफबी लाइव करता हूं, मैं अपने स्पीकर को स्टार स्पीकर कहता हूं, वो मेरे लिए स्टार स्पीकर है। तो जिस तरह के जो पद्मा अवार्डीज स्टार्स लेके आते हैं, कहां कहां से ढूंढ के लाते हैं, इसके लिए रियली आफरीन है हमारे प्रधानमंत्री जी को या उस डिपार्टमेंट को जो ये काम करता है। बिल्कुल, और यही बदलाव बहुत जरूरी है। ये बदलाव जरूरी है और समझना है ना, उससे हिंदुस्तान समझ में आ रहा है आपको कि क्या रेस्पॉन्ड कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है। जी, इस सवाल आपने इसको बहुत स्टडी किया। एक सवाल अभी मेरे मन में आया, क्या आपको लगता है कि जो उनकी सरकार है, मतलब मोदी सरकार जिसे हम कहें आज की सरकार है, या पार्टी है बीजेपी है, क्या उस लाइन एंड लेंथ को समझ पा रही है कि मोदी जी ये काम कर रहे हैं, या उसको समझ लीजिए कि जूस जो उसका मिलना चाहिए या जो उसका रिजल्ट मिलना चाहिए उसको वो उस लेवल पर ले जा पा रही है? मुझे लग रहा है ये एक्सरसाइज कुछ ज्यादा बड़े लेवल पर हो रही है, या प्रधानमंत्री बड़ी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और शायद बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे। देखिए, मतलब लोगों का कनेक्ट तो है, इसका फर्क आप समझे, मैं ये लोगों के कनेक्ट पर नहीं कर रहा, जो उनके साथ लोग हैं। क्योंकि जैसे एक घटना का मैं और जिक्र करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने एक योजना शुरू की थी, सांसद ग्राम योजना। सांसद ग्राम योजना कि सांसदों को गोद लेना था गांव और उसको ठीक करना था। मैं उनके गांव गया था, जयपुरा, वहां पर वाराणसी में। तो उस गांव की तस्वीर बदल गई। ठीक है, आज उसको करीब करीब 8-10 साल हो गए इस योजना को, लेकिन मेरे ख्याल से सांसदों ने उसको सीरियसली नहीं लिया। अगर 700 सांसद हर साल एक गांव को ठीक कर रहे होते तो आज तो 7,000 गांवों की तस्वीर बदल चुकी होती। तो इसमें कसूर किसका है? आप समझ रहे हैं ना, नीचे लेवल पे काम होना है। अब मैं ये कहूं कि साहब प्रधानमंत्री जी हर चीज को देख सकते हैं, बहुत मुश्किल है, उनको देश संभालना है। एनालाइज करने की बात कर रहा हूं मैं, शिकायत किसी की नहीं कर रहा जो कर रहे हैं। मैं एनालाइज यही कहूंगा, मेरी नजर में अगर मैं भी एक आम भारतीय हूँ, और मैं प्रधानमंत्री जी को जिस नजर से देखता हूँ, बहुत इज्जत की नजर से देखता हूँ कि वो जैसे काम कर रहे हैं। मुझे आर्टिकल 370 के बारे में कुछ नहीं पता था जब तक कि मैंने वो फिल्म नहीं देखी, और जब फिल्म देखी तो मुझे पता लगा कि आर्टिकल 370 लाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, पीएमओ में किस लेवल पे हुई होगी, क्योंकि फिल्म वो डॉक्यूमेंट है एक्चुअली में। तो किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसमें इंटरेस्ट लिया, उसको किया। आज कश्मीर में बदलाव है। मैं जब कश्मीर घूमने गया अपने परिवार के साथ, तो हाउस बोट वाला मुझे कह रहा था कि साहब कश्मीर में खुशहाली है। जिसने हमें अपनी बोट में घुमाया, शिकारे में घुमाया, वो कह रहा था साहब आर्टिकल 370 हट गया, हम खुश हैं, आज हमारे को 2 वक्त की रोटी मिल रही है।
इतनी बड़ी बात जो उन्होंने कही, तो मुझे लगा कि यार वाकई में अच्छा काम हुआ है। तो देखिए, आप नीति बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, और पॉलिसीज को नीचे लेवल पे उनका कार्यान्वयन होना बहुत जरूरी किसके हाथ में होता है? एक तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में होता है, दूसरे वहां के एमएलए या सांसद के हाथ में होता है। हर सांसद के पास निधि होती है, एमएलए पास की शायद निधि होती है, लेकिन क्या क्या वो उसका सही उपयोग कर रहे हैं? इसके लिए या तो केंद्र के लेवल पे कोई ऐसी पॉलिसी तैयार की जाए कि भी उनसे हर महीने प्रोग्रेस मांगी जाए कि भी आपने इस महीने सांसद निधि में पैसा मिला, उसमें क्या खर्च किया और कहाँ खर्च किया, उसके प्रूफ के साथ हमें दीजिए। या तो रिपोर्ट बैक हो, रिपोर्ट बैक होना चाहिए। हाँ, रिपोर्ट बैक है तो कंट्रोल होगा, क्योंकि कंट्रोल मैकेनिज्म चाहिए। अगर कंट्रोल मैकेनिज्म आपने दे दिया, अब उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, उसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि यस, एमएलए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं हमारे, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वो कैसे रिस्पॉन्सिबल होंगे कि जब तक उन पे कोई चेक नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी बात है। आप चेक लगा दीजिए, आई एम श्योर कि सब ठीक होगा। अब मैं आपको इस पे एक एग्जाम्पल दूंगा अपना, मुझे अगर मौका दीजिए। मेरी रूरल पोस्टिंग हुई 2 साल के लिए। जिस गांव में मैं गया, वो ब्रांच जब खुली थी करीब 7-8 साल पहले से, जहां थी वहीं की वहीं खड़ी थी। मतलब कुछ ज्यादा उसमें तरक्की नहीं हो रही थी, कुछ ना डिपॉजिट्स बढ़ रहे थे, ना एडवांसेस हो रहे थे, मतलब कुछ नहीं था। कारण बहुत सारे थे। जब मेरी पोस्टिंग हुई वहां पे, तो मैं जब वहां पहुंचा ब्रांच में, तो मैं 12 मार्च को मैंने वो ब्रांच ज्वाइन की थी, और मैंने जाके चार्ज लिया। 1 महीना चार्ज में लगा, करीब मुझे 15 दिन 1 महीना चार्ज में लगा। उसके बाद जब मैंने उस ब्रांच में काम करना शुरू किया, तो मैंने देखा मेरे 31 दिसंबर के टारगेट क्या है उस वर्ष के। When you will believe कि मैंने 31 दिसंबर के टारगेट 30 जून को पूरे कर दिए। मैं सुबह निकलता स्कूटर लेके, स्कूटर पे जाता, बैंक में 2 बजे तक काम करता, और उसके बाद अपने स्टाफ को साथ लेके, जो उस गांव में रहता था, कि चल बेटा स्कूटर चला, मैं तेरे पीछे बैठा हूं। मैं हर गांव में जाता, चौपाल में जाता, लोगों से मिलता, बताता कि यहाँ मैं मैनेजर आया हूं और मुझे आपकी मदद चाहिए, ये ब्रांच आपके लिए है, इस ब्रांच को बढ़ाना है। अब विश्वास करिए विजय भाई कि 2 साल में वो ब्रांच कहां से कहां पहुंच गई। और जब पहली मीटिंग हमारी ब्रांच मैनेजर्स की हुई, जून की उसकी क्लोजिंग की, हाफ ईयरली क्लोजिंग की, तो जो हमारे रीजनल हेड थे, उन्होंने मीटिंग बुलाई ब्रांच मैनेजर्स की उस पर्टिकुलर रीजन के। तो उन्होंने कहा, और हाँ यस, मैंने दिसंबर के टारगेट जून में पूरे कर दिए, और लेटर लिख दिया बैंक को कि मेरे 31 दिसंबर के टारगेट बढ़ा दिए जाए, नए टारगेट्स दे दिए जाए, अनाउंस कर दिए जाए। तो वो कहते हैं भाई, मीटिंग में कहते हैं कि मेरे पूरे बैंकिंग करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ब्रांच मैनेजर पहले दिसंबर के टारगेट जून में अचीव कर दिए और कह रहा भाई दिसंबर के टारगेट बढ़ा दो। और पहली बार मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ, और एक व्यक्ति है जिसने किया, वो है सुरेश गौर। अब इसका मुझे फायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ, तो लेकिन ठीक है, लेकिन मैं काम करने से पीछे नहीं हटा। बस काम करना महत्वपूर्ण बात है। आपने इतने लंबे समय 30-40 साल बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ भी बिताए हैं, आपके क्लोज रिलेशंस भी रहे हैं पॉलिटिकल लीडर से। आप कुछ मोदी साहब से मेरे बहुत क्लोज रहे। पीलू मोदी साहब एक हुआ करते थे, स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष थे, उनसे मेरे बहुत क्लोज रिलेशंस रहे, और वो भी मेरे कॉलेज के दौरान बने थे। वो भी एक किस्सा है, डिफरेंट किस्सा है, लंबा हो जाएगा अगर सुनाऊंगा। लेकिन ये है कि जब तक वो दुनिया में रहे, उनसे मेरा बहुत प्यार रहा, बहुत इज्जत रही, और उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि वो एक युवा स्वतंत्र पार्टी बनाना चाहते हैं, जिसका वो मुझे अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा सर, मेरे फादर गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, तो मेरे फादर से बिना पूछे मैं कोई कदम नहीं उठा सकता। कॉलेज के लेवल पे तो सब ठीक है, लेकिन राजनीति में आने के लिए मेरे को मेरे फादर से पूछना पड़ेगा। तो बकायदा हम लोग पंडारा रोड में रहा करते थे, तो बकायदा मेरे फादर से मिलने आए मेरे घर, और उन्होंने कहा कि भी आपके बेटे में बहुत क्वालिटीज हैं जो एक पॉलिटिकल लीडर में होनी चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि आप इसको इजाजत दें, तो मैं अपनी युवा स्वतंत्र पार्टी का मैं इसको कमान सौंपना चाहता हूं। तो मेरे फादर ने कहा, देखिए मोदी साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मेरे बेटे की तारीफ की, लेकिन ये कॉलेज कर ले, कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले, उसके बाद अगर ये करना चाहेगा तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन उससे पहले मैं इसको कहूंगा कि पहले पढ़ाई करो। लेकिन उन्होंने कहा मेरे फादर को कि क्या इसको आप मेरे से मिलने से तो नहीं रोकेंगे?
तो मेरे फादर ने कहा बिल्कुल नहीं, ये आपसे मिले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मैं हमेशा मोदी जी से मिला, और मोदी जी के पास जब भी मैं जाता था, उन्होंने अपने पीएस को कह रहा था, उनका एक पीएस होता था चंदर, गुजरात से था, कि जब भी सुरेश मेरे को मिलने आए और मैं किसी के साथ भी मीटिंग में हूँ, इसको रोकना मत, इसको मेरे पास भेज देना। और उस वक्त मैं जनसंघ के बड़े बड़े लीडर्स से मिला उनके पास, और मतलब मुझे आज भी वो दिन याद है कि बड़े बड़े लीडर्स बैठे होते थे और उनके बीच में मुझे अपने साथ मोदी जी साथ बैठाते थे, बेटा यहाँ बैठो, और बताया, मिलवाया करते थे बकायदा। तो दैट वाज अ ग्रेट टाइम फॉर मी, और मैंने बहुत सीखा उससे। सर यदि हमारे अभी तक 15 प्राइम मिनिस्टर हो गए कुल मिला के, कुल जमा, जी जी, आप पीआर के लेवल पर यदि देखें, क्योंकि मैं इवेंट मैनेजमेंट पर भी आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा आपने उस पर किया है, लेकिन पीआर के लेवल पर आप रैंकिंग नहीं, लेकिन आप कैसे देखते हैं हमारे खासतौर से 3 बड़े प्रधानमंत्रियों, जिनका 4 कह ले 5 कह ले, नेहरू जी को या इंदिरा जी को या वाजपेयी जी को या मोदी जी को, और उसमें मनमोहन सिंह को भी जोड़ लेते हैं, ये 5 लोग अलग अलग लेवल पर। आप कैसे देखते हैं उनकी पीआर एक्सरसाइज को, मतलब उन्होंने की नहीं, लोगों के मन में जो इमेज है उसको? देखिए, पीआर करना पड़ता है, इमेज अपने आप नहीं बनती है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो 1947 में देश आजाद हुआ, नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, और किस तरह से वो प्रधानमंत्री बने और किस तरह से उन्होंने सरकार चलाई, तो उस वक्त पीआर की जरूरत नहीं थी, मैं सच कहूं तो, क्योंकि उस वक्त पीआर सब्जेक्ट ही अवेलेबल नहीं था। भारत में पीआर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, देखा जाए तो भारत में पीआर का कॉन्सेप्ट ही 90s में आया है, 90 के बाद तो पीआर आया है इंडिया में। उससे पहले अमेरिका में, अमेरिका का बच्चा है पीआर, तो क्योंकि इसके फादर भी पीआर के, अमेरिका में 2 फादर है, दोनों अमेरिकन है, ठीक है ना। तो इंडिया में पीआर आया 90s के बाद, उस वक्त पहले पीआर नहीं था। तो 90s के बाद हमारे जो प्रधानमंत्री रहे, नरसिम्हा राव जी रहे, चंद्रशेखर जी भी रहे थे शायद, इफ आई एम करेक्ट। चंद्रशेखर जी भी मतलब बहुत 90s में ही चंद्रशेखर बने प्रधानमंत्री, 90s, हाँ, वो चंद्रशेखर जी भी रहे, वाजपेयी जी भी रहे, वाजपेयी जी भी रहे, और मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी रहे, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी रहे। तो मैं अगर सब इन्हीं प्राइम मिनिस्टर की, मैं नेहरू जी की बात नहीं करूंगा, वहां तब पीआर का कंसेप्ट नहीं था। इंदिरा जी की बात नहीं करूंगा, तब भी पीआर का कंसेप्ट नहीं था। पीआर का अगर मैं कंसेप्ट लेके चलता हूं, तब था पर्सनल इमेज की, आप क्या फैसले लेते हैं, वो आपकी इमेज बनाता है, क्या फैसले लेते हैं। पीआर मींस आप कम्युनिकेशन। उस वक्त उन्होंने, इंदिरा जी के वक्त में 20 सूत्री कार्यक्रम में आया था, आपको याद, वो पीआर एक्सरसाइज थी, वो पीआर एक्सरसाइज थी। लेकिन उसमें एक एक्सरसाइज ऐसी गलत हो गई परिवार नियोजन को लेके, परिवार नियोजन की, जिसने बैकफायर किया। एक वही एक्सरसाइज थी, बाकी ने नहीं किया, क्योंकि जहां परिवार नियोजन को आप कंपलसरी लागू कर रहे थे, वहां पे वो बैकफायर कर गया था। मैं उस वक्त कॉलेज में पढ़ता था उन दिनों में, जब की बात है, एक इमरजेंसी आई, इमरजेंसी लगी, वो बैकफायर कर गई। तो आपने जो डिसीजंस लिए, उनके कारण जो नतीजे हुए, वो बैकफायर किए। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव जी के वक्त में आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई पीआर था, और डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी बात नहीं करूंगा कि कोई पीआर रहा उस वक्त में ऐसा, क्योंकि उनके, वो एक बहुत ही डिफरेंट किस्म के इंसान थे। वो चुप रहते थे पर बहुत काम करते थे अपने तरीके से, हर एक का अपना तरीका होता है प्राइम मिनिस्टर का। वाजपेयी जी को भी पीआर की जरूरत नहीं थी, वाजपेयी जी का स्टाइल ही उनका पीआर था, वो अपने आप में पीआर था, अपने आप में पीआर था। उनकी कविताएं अपने, क्या ना, कौन सी एक बहुत ही, अभी एक वो रार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, वो मैं भी मानता हूँ, मैं भी इस बात को कहता हूँ कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, ये मैं भी इस बात को कहता हूँ। तो उनका खुद का पीआर था, वो खुद ही अपना पीआर करते थे। लेकिन उसके बाद, यस, हार नहीं, ये मेरे पास किताब है विजय जी, और बहुत ही खूबसूरत किताब है आपकी, बहुत ही, आपकी जितनी किताबें हैं वो सब मेरे पास है, और मैं सब, मैंने पढ़ रखी है, एक पेज उनका पढ़ा हुआ है। तो हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। हाँ, मनमोहन सिंह जी के बाद अब एक बदलाव आना था देश में। देखिए, देश में बदलाव आता है 2004 से लेके 2014, इफ आई एम करेक्ट, यस, यही था ना मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल, है ना। उसके बाद नेचुरली बहुत साल से कांग्रेस राज कर रही थी भारत में, बीच में बीजेपी की पार्टी, बीच में वाजपेयी जी ने वो किया, लेकिन
जबकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी एक बहुत स्ट्रांग पार्टी है, बहुत ही डिफरेंट एजेंडाज हैं उनके। तो अब वो पार्टी भी चाहती कि हम भी देश चला के दिखाएं लोगों को। भाई हर एक के मन में होता है कि अगर मेरे में काबिलियत है तो मैं देश नहीं चला सकता, मैं चला सकता हूँ। तो बीजेपी को मौका मिला, तो बीजेपी ने बहुत अच्छी तरह से पीआर को यूज किया, जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल पीआर। पॉलिटिकल पीआर का क्लास ही वहां से शुरू होती है 2013 से, जो आज तक बहुत सफलतम पॉलिटिकल पीआर है, सफलतम। मैं ऐसे कहूंगा कि, और हमने बहुत कुछ सीखा है इससे। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को बहुत सिखाता हूँ इससे कि आपको पीआर में अच्छाई ढूंढनी है। देखिए बुराई होगी तो मेरे में बहुत सारी बुराई है, हमें बुराई को नहीं देखना। बुराई, आप जब किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां तो आपकी तरफ उठ रही हैं, तो 3 आपकी तरफ ज्यादा है, 1 कम है ना। तो आपको एक उंगली को भी नहीं देखना है, आपने सिर्फ ये देखना है कि अच्छा क्या है। पीआर में हम अच्छा देखते हैं और अच्छे को ही उठाते हैं। पब्लिसिटी में, अब जैसे मैं पढ़ाता हूँ कि लोग समझते हैं पब्लिसिटी भी पीआर होती है, जबकि पब्लिसिटी पीआर नहीं होती। पब्लिसिटी शॉर्ट लिव्ड, फिल्म आई, उसकी पब्लिसिटी हुई, फिल्म उतर गई, खत्म। पब्लिसिटी मोर इंफॉर्मेशन है। हाँ एग्जैक्टली। तो पब्लिसिटी इज अ शॉर्ट लिव्ड पब्लिसिटी। नेगेटिव पब्लिसिटी होती है तो उसमें पीआर की जरूरत पड़ती है नेगेटिव को पॉजिटिव करने में। मुझे याद है एक बार जब आप सहारा समय में थे, आप जब सलमान खान का केस हुआ था, आपने मुझे बुलाया था, तब उस वक्त बात चर्चा चली थी नेगेटिव पब्लिसिटी की एंड पॉजिटिव पब्लिसिटी की एंड पॉजिटिव पीआर की, उस पर भी चर्चा चली थी। तो हम पीआर को हमेशा एक सही मायने में तब यूज करते हैं जब हमें अच्छाइयां दिखानी होती है, बस। तो अगर हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तो लोगों तक पहुंचना जरूरी है, सीधी सादी बात है। और मन की बात एक बहुत बड़ी, बहुत बेहतरीन पीआर एक्सरसाइज है हमारे प्रधानमंत्री जी, एंड आई रियली सैल्यूट दैट। सर आपने इतने लोगों का पीआर का काम देखा होगा, लोगों को सलाह दी होगी कि आपको जिंदगी में कोई ऐसा घटना, या आपने कहा कि जैसे 2 घटनाओं का जिक्र किया जिनको दिया और उनको इलेक्शन नहीं लड़ने की भी सलाह आपने दे दी, लेकिन क्या आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि आपने नहीं लड़ने की सलाह नहीं दी, मतलब मैंने कहा आप जाइए 3 महीने तो बाद मुझे बताइए जी कि आप अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो फिर हम पीआर करेंगे। नहीं, मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा क्लाइंट मतलब जो भी लोग हैं जिनको आप पीआर के लिए बुलाते हैं, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको हुआ कि ये काम मैंने गलत कर दिया या ये मुझे नहीं करना चाहिए था? मतलब ऐसी कई बार एक्सरसाइज ऐसी होती है कि क्लाइंट ठीक नहीं हुआ, वो आपको नहीं समझ पा रहे, या आपको लगा, कोई ऐसी घटना हुई है? नहीं, मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ। अगर किसी ने मेरे से सलाह मांगी, और वो सलाह मैं बहुत सोच समझ के देता हूँ, मैं कभी भी किसी को गलत सलाह नहीं देता हूँ। सलाह आप गलत सोचता हूँ, आपको लगा कि ये क्लाइंट की मैंने गलत अडॉप्ट कर लिया, सलाह गलत? नहीं, देखिए अगर क्लाइंट फॉलो नहीं करेगा तो गलती उसकी है। देखिए मैं जब बैंक में था तो मैं बैंक का पीआर हैंडल करता था, और मैंने करीब 4 सीएमडीज का पीआर हैंडल किया, और चारों सीएमडीज से आज भी मेरे ताल्लुकात हैं, आज भी बहुत प्यार और इज्जत है। और मुझे याद है कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि मैं जब पढ़ा रहा था उन कॉलेज में, पीआर पढ़ा रहा था, तो हमारे साथ एक फेलो प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा सुरेश एक एनजीओ है और वहाँ पे ना थोड़ा फाइनेंस के बारे में थोड़ा सा हैंडल करने में थोड़ी मुश्किल आ रही है, सिंस यू आर ए पास्ट बैंकर, क्या आप उनके यहाँ ज्वाइन करके उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट को सेट कर सकते हो? मैं कहा देखिए सर, मुझे नौकरी तो करनी नहीं, नौकरी करनी होती तो बैंक नहीं छोड़ता, मुझे जो पढ़ाना है तो इसलिए मैंने बैंक छोड़ा। तो ये है कि मैं 3 महीने के लिए जरूर दे सकता हूँ, अपना टाइम दे सकता हूँ, मैक्सिमम 6 महीने, उसके बाद मैं टाइम नहीं दूंगा, लेकिन उस टाइम में मैं उस काम को सेट कर दूंगा। तो मैं जाके उस एनजीओ के हेड से मिला, तो उन्होंने कहा आप 2 रेफरेंसेस हमें दे दीजिए, अपने 2 रेफरेंसेस हमें दे दीजिए जिनको आप सोचते हैं कि जिनसे हम आपके बारे में पूछ सकते हैं। तो मैंने अपने 2 पास्ट सीएमडीज के नाम दे दिए। तो मुझे वो बोले कि आप उन सीएमडीज को कह दीजिएगा कि वो आपको फोन आएगा तो आपके बारे में वो बताएं। मैंने कहा नहीं, मैं उनको फोन नहीं करूंगा, मैंने आपने मांगा रेफरेंस, मैंने उनके नाम और नंबर दे दिए हैं,
वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इससे मुझे पता चल जाएगा कि मैं कितने पानी में हूँ, मुझे अपने आप पे कितना भरोसा है। तो जब एक दिन मुझे फोन आया कि सुरेश जी आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले जाइए, तो मैं उनको मिलने गया अपॉइंटमेंट लेटर के लिए। तो मुझे बोले गौर जी हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके 2 CMDs ने क्या कहा। तो उनको मैंने ये कहा कि आप हाजमोला नहीं खाते। तो बोले हाजमोला, मैंने कहा हजम हो जाता है ना उससे। मुझे लगता है आपको उनकी बातें हजम नहीं हो रही हैं जो उन्होंने कहा है मेरे बारे में। तो बोले हंसने लगे, बोले नाइस जोक। तो बोले हम मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप बता दीजिए, वैसे मुझे सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो दोनों CMDs ने जो मेरे बारे में कहा, उन्होंने कहा ही इज अ हाईली डिपेंडेबल पर्सन, यू कैन हैव ब्लाइंड फेथ ऑन हिम, ही इज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी पर्सन एंड ही नोज हिज जॉब वेल। एब्सोल्युटली ट्रू, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, ऐसी बात की होगी। तो आप ये लगाइए कि ये तब है जब मैं वो रिटायर हुए, उनको जमाना हो गया और मैं बैंक छोड़े मुझे टाइम हो गया। तो मैं आज भी ये सोचता हूँ कि भाई मैंने अपना अगर काम सही किया है तो दिल से किया है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि भाई मेरे को कोई इसका फायदा उठाना है, मैंने कभी नहीं सोचा। मुझे ये कि अपना आज यू हैव टू गिव योर बेस्ट, 100% दे दो भाई, बस नथिंग एल्स। सर एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, अगर आप कहें तो इजाजत हो तो। जी जी जी। फर्स्ट टाइम जब हमारा बैंक नेशनलाइज हुआ 94, सॉरी नेशनलाइज नहीं, पब्लिक हुआ, पब्लिक इशू लेके आया 94 में। तो 95 में बैलेंस शीट जानी थी और शेयर होल्डर्स मीटिंग होनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, प्रेस को रिजल्ट्स बताने थे। तो हमारे बैंक में उन दिनों कोई PR एजेंसी थी नहीं, पैनल पे ना कोई PR एजेंसी का कंसेप्ट था। तो उन दिनों मैं दूरदर्शन पे भी काम करता था, नाटक करता था, रेडियो पे भी नाटक करता था। तो उनको ये पता था कि हमारे बैंक में कोई लड़का है जो मीडिया में कुछ करता है। तो उनको उनके PS ने बताया कि भी हमारे बैंक में सुरेश गौर जी हैं हेड ऑफिस में, लोन्स डिपार्टमेंट में, और वो शायद हमारी मदद कर सकते हैं। तो चेयरमैन ने कहा बुलाओ उन्हें मिलने के लिए। मैं दिल्ली में नहीं था, बाहर गया हुआ था, लौट के आया तो मैसेज था गौर साहब चेयरमैन साहब बुला रहे हैं। मैं चेयरमैन साहब को मिलने गया तो उन्होंने कहा कि सुरेश क्या तुम ये काम कर सकते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर सकते हो। विजय जी मैं किसी जर्नलिस्ट को नहीं जानता था, मैं सिर्फ टेलीविजन पे, दिल्ली दूरदर्शन पे और आकाशवाणी पे नाटक में काम करता था। मैंने कहा मैं कर सकता हूँ। बोले ठीक है फिर ये जिम्मेदारी उठाओ और बैंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम ऑर्गेनाइज करोगे। मैंने कहा मुझे 1 महीने के लिए आप मेरी ड्यूटी फ्री कर दीजिए। मई का महीना था, जून में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और उसके बाद 1 महीना मुझे ड्यूटी फ्री चाहिए जिससे मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी और डिपार्टमेंट का मेरा काम पेंडिंग ना हो, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही काम करूंगा। बोले ठीक है। इंस्ट्रक्शंस मिल गई नीचे डिपार्टमेंट पे कि भी सुरेश जी को फ्री कर दीजिए, 1 महीने तक कोई को काम नहीं दिया जाएगा, ही विल लुक आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस। और मैंने कहा मुझे एक काम और चाहिए, मुझे एक गाड़ी चाहिए, ड्राइवर चाहिए, जिससे कि मुझे कहीं भी जाना हो तो मैं ऑटो लेके भागूंगा या अपना स्कूटर लेके भागूंगा। भाई सड़क पे चलना है, लोगों को मिलना है, मैं गाड़ी कहाँ पार्क करूँ, स्कूटर कहाँ पार्क करूँ, तो भाई बेटर ये है कि उन्होंने कहा ठीक है ये भी आपको मिल जाएगा। आप विश्वास करें आज विजय जी मुझे कुछ नहीं पता था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे होती है, सच बोल रहा हूँ। चूंकि मैं दूरदर्शन में था तो मैं दूरदर्शन में आया, मैं आके न्यूज प्रोड्यूसर के पास गया सीधा, जो न्यूज प्रोड्यूस करते थे। मैंने कहा भाई आपकी मदद चाहिए मुझे। उन्होंने कहा सुरेश जी आप एक काम करिए, शास्त्री भवन में PIB का ऑफिस है फर्स्ट फ्लोर पे, आज भी है, आज भी ये बात कर रहा हूँ मैं 95 की बात कर रहा हूँ। आप वहां जाइए और फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो IAS ऑफिसर, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, उसको जाके मिलिए और उसको मेरा नाम बताइएगा और कहिएगा मुझे भेजा है, आपने भेजा है, और उनसे रिक्वेस्ट करिए, आपकी वो मदद करेंगे। मैं शास्त्री भवन गया, उस जो वहाँ का MF का जो IAS ऑफिसर था उसको जाके मिला। उसने मुझे एक लिस्ट दे दी जर्नलिस्टों की, जिसमें सारे जर्नलिस्टों के नाम, उनके टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, तब ईमेल नहीं होती थी, मोबाइल नहीं होता था, तो लैंडलाइन, फैक्स नंबर और उसका फोन नंबर, और साथ में प्रेस फोटोग्राफर्स के भी नाम और फोन नंबर सब कुछ था। वो लिस्ट लेके मैं बैंक आया और चेयरमैन साहब के पास गया। मैंने सर ये लिस्ट है, ये कहाँ से लाए? मैंने बताया सर ऐसे ऐसे मैं PIB गया था, वहां से लाया। वहां किसको जानते हो? मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन किसी के थ्रू गया था। तो उन्होंने लिस्ट देखी, 25 नाम टिक कर दिए कि ये लोगों को बुलाना है, और वो सारे 25 नाम थे वो बिजनेस एडिटर्स के थे, बिजनेस एडिटर्स के। एंड यू बिलीव, बैंक की पहली कॉन्फ्रेंस
सारे 25 के 25 बिजनेस एडिटर्स आए, सारे के सारे, एक महीने बाद। और मेरे चेयरमैन ने कहा, सुरेश यू हैव डन वंडरफुल। मैंने कहा, सर आई बिलीव इन गिविंग एक्सीलेंस, नथिंग एल्स। तो मैं आज भी ये बिलीव करता हूं कि मैं जो करूं उसमें एक्सीलेंस की कमी नहीं होनी चाहिए, बस। चाहे वो ब्लॉग लिखना है, चाहे वो किताब लिखनी है, चाहे किसी को सलाह देनी है, बाकी माने ना माने उसकी मर्जी, मुझे दोष नहीं लगेगा। हाँ, अपना काम पूरा करना, अपना काम दिल से करना है, क्योंकि वो देख रहा है, वो ऊपर बैठा देख रहा है कि भाई तू कर क्या रहा है, बस सीधी सादी बात है। सेलिब्रिटीज पर भी लिखा है कि सेलिब्रिटीज के इवेंट्स को भी लिखा है, पीआर को भी लिखा है। थोड़ा सा मुझे समझाइए, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं भाई फिल्मों में क्या होता है आपको समझ में नहीं आता। कई बार फिल्मों की चर्चा होती है कि इसमें ये गलत है, इसको बैन करवाना है, इसको ये करना है। जब फिल्म रिलीज हो रही होती है तो जो स्टार्स होते हैं उनके पर्सनल रिलेशनशिप पर कुछ स्टोरीज आने लगती हैं, या फिर एक जो फैशन आजकल चला है पेपराजी का, कि वो कहीं जाते हैं सेलिब्रिटी तो वो फोटो लेने लगते हैं और फिर उनको वो मना करते हैं या ये करते हैं। तो बोले होता ये कि पेपराजी को तो बुलाते ही वो है, ठीक है। अब ये जो सब चीजें हैं, क्या ये सही है या ऐसे ही सब लोग उड़ाते रहते हैं? हमें तो पता नहीं, हमारे से तो कोई सेलिब्रिटी मिलता नहीं। देखिए विजय जी, अब आपने 3 सवाल किए मेरे से। पहला, फिल्म आ रही है, 3 सवाल है सेलिब्रिटी से रिलेटेड। फिल्म आ रही है, बैन हो रही है। एक फिल्म आई थी शाहरुख खान की जिसमें शायद पद्म क्या रणवीर सिंह की वाइफ का नाम क्या है, एक्ट्रेस का नाम भूल जाता हूँ मैं, ज्यादा याद नहीं रहते स्टार्स के। उसकी ड्रेस को लेके पंगा पड़ गया था, कलर कोड को लेके, और फिल्म बैन करने की बात हो गई, हॉल तोड़ दिए, सब कुछ किया। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके हाथ में नहीं होती, कुछ चीजें आपके हाथ से बाहर होती है, और उस वक्त आप ये कहें कि आप यहाँ पब्लिसिटी काम कर रही है, नहीं, वहां पब्लिसिटी नहीं होती। कुछ अगर आपको फिल्म को प्रमोट करना है तो आप पॉजिटिव करेंगे या नेगेटिव करेंगे। आपने बात की पेपराजी की, पेपराजी एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं, उनको पता है स्टार्स एयरपोर्ट पे जा रहे हैं। मेरी मैक्सिमम स्टार्स से दोस्ती एयरपोर्ट पे हुई, क्योंकि मैं रेगुलर एयरपोर्ट जाया करता था। राजेश खन्ना साहब तक से हुई वहां पे मेरी दोस्ती, जो बस दुनिया में नहीं है, और ऐसी दोस्ती हुई कि मतलब बहुत अच्छी एक वक्त था। तो आप ये लगा लीजिए कि जो ऐसी जगह है जहाँ पे स्टार्स आते हैं, और स्टार्स ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते कि उनके फोटोग्राफ छपे, लेकिन जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपका हमें फोटोग्राफ, देखिए पापराजी का धंधा उससे चलता है, पापराजी का धंधा ही उससे चलता है। मेरा सवाल ये था सर समझने का, जो नेगेटिव पब्लिसिटी होती है जो हमें दिखाई दे रही है कि फिल्म, जैसे आपने उस गाने का जिक्र किया पादुकोण का, हाँ दीपिका पादुकोण, सॉरी नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, हाँ, उसको लेकर, या मैं उसकी फिल्म की बात नहीं कर रहा स्पेसिफिक, लेकिन ऐसा या कुछ फिल्मों में बताया जाता है कि ऐसा हो गया, इसको ये खिलाफ है, सोसाइटी के खिलाफ है, ये पेपराजीज को लेकर, ये नेगेटिव पब्लिसिटी पार्ट ऑफ पीआर होता है क्या फिल्म की सेलिब्रिटीज? नहीं, पार्ट ऑफ पीआर नहीं होता है। पहले बात ये पीआर है ही नहीं। देखिए देखिए सर, ये सेलिब्रिटी पीआर नहीं है, ये दिस इज नॉट सेलिब्रिटी पीआर, दिस इज पब्लिसिटी। पीआर और पब्लिसिटी दोनों ये है। आप पीआर, आप पब्लिसिटी कर रहे हैं, आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आपको पीआर करना पड़ेगा। जैसे हमारे माननीय सलमान खान साहब की थी, उनको पीआर करना पड़ा उसके लिए। तो आप नेगेटिव पब्लिसिटी को पॉजिटिव करने के लिए आपको पीआर चाहिए। पॉजिटिव पब्लिसिटी अगर आपकी है तो उसको आप पीआर में यूज कर सकते हैं। तो फिल्म को बदनाम करके आप सोचें कि लोग पहुंच जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। एक चीज अभी मुझे ध्यान आई कि पीआर पर तो इतनी एक्सरसाइज आपने कहा 90 से चालू हुई, लेकिन जो हमारे कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, बड़े जो बिजनेसमैन हैं, वो सोशल सर्विसेज के लिए बहुत काम करते थे। एक नाम लिया जाता है अक्सर कि टाटा बिरला, बिरलाज के बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, धर्मशालाएं हैं, और खासतौर से जो मारवाड़ी बिजनेसमैन हैं वो सोशल सर्विस में काम करते हैं। हॉस्पिटल्स बहुत सारे हैं, स्कूल्स बहुत सारे हैं, गर्ल्स स्कूल बहुत सारे। क्या आप इसको एक पार्ट ऑफ पीआर मानते हैं, क्योंकि उससे आपकी एक इमेज बेहतर बनती है? देखिए ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी है, सीएसआर जो है, दिस इज कॉल्ड सीएसआर। सीएसआर इज पीआर। कुछ कहते हैं सीएसआर इज नॉट पीआर, बट सीएसआर इज पीआर, क्योंकि आपकी हर कॉर्पोरेट की समाज की गिविंग बैक टू द सोसाइटी।
टाटा ने गिविंग बैक टू द सोसाइटी किया, बिरला ने भी गिविंग बैक टू द सोसाइटी किया। तो अभी मैं एक न्यूज देख रहा था, पता नहीं कहाँ पे कोई कैंसर हॉस्पिटल बना है, उस पे 100 करोड़ रुपए वहां के एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने दिए हैं। आई थिंक बिहार में शायद कहीं बना, शायद उसको हमारे शायद प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया, करते रहते हैं। हाँ, तो ये सब सीएसआर जो एक्टिविटी है ये भी पीआर का है। फिर पीआर में कम्युनिटी रिलेशंस एक टॉपिक है जी। आपको कम्युनिटी से रिलेशंस बनाने हैं तो कम्युनिटी के लिए अच्छा करना पड़ेगा, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण उसका है जमशेदपुर का, जिसे हम टाटा नगर कहते हैं। जितना ज्यादा टाटा ने जमशेदपुर में काम किया है वो बहुत बड़ी पीआर केस स्टडी है। मेरा एक ब्लॉग है इस पे पूरा सीएसआर पे, जिसमें टाटा की विभिन्न कंपनियों ने जो सीएसआर एक्टिविटीज की है वो मैंने डिस्कस की है। अभी रिसेंटली एक किसी ने मेरे से कहा, सर सीएसआर पे मुझे कोई आप बुक सजेस्ट कर दीजिए या कोई किसी से बात करा दीजिए जो सीएसआर हैंडल करता है। मैंने कहा क्यों, क्या चाहिए आपको? बोले मुझे सीएसआर पे एक प्रेजेंटेशन बनानी है। तो उनको मैंने कहा आप काम करिए, मैं आपको एक ब्लॉग भेज रहा हूँ अपना सीएसआर पे, आप उसे पढ़ लीजिए। आई डोंट थिंक सो उसके बाद आपको किसी चीज की जरूरत होगी, विश्वास करेंगे। उसके बाद उनका यही मैसेज आया, इट वाज इनफ, क्योंकि मैंने उसको धंधा बंद करवा रहे हैं। सर आप दूसरे लोगों का धंधा बंद करवा रहे हैं। नहीं, मैं कोई धंधा बंद नहीं करवा रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आई जस्ट टेल दैट अगर किसी व्यक्ति ने मेरे 200 ब्लॉग्स सिंसियरली पढ़ लिए ना, वो पीआर का बादशाह हो जाएगा। दिस आई गारंटी, पीआर का बादशाह हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने हर चीज का, अभी तो 200 हुए, अभी तो फिर आगे बढ़ूंगा, नए टॉपिक सोच रहा हूँ मुझे क्या लिखना है। अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो गया हूँ, थोड़ा सा रेस्ट दे रहा हूँ ब्रेन को कि अभी 15 दिन कुछ नहीं करना, 15 दिन बाद दोबारा लिखना शुरू करूंगा, टॉपिक सोच रहा हूँ अभी। तो दैट इज द थिंग। तो आई बिलीव कम्युनिटी रिलेशंस, सीएसआर, ये जो भी होते हैं ये पीआर की एक्टिविटी होती है, समाज को बताना कि हम आपके बारे में सोच रहे हैं। यस, गिविंग बैक टू द सोसाइटी। यस, इवेंट मैनेजमेंट पे आपने बहुत सारा लिखा है, मतलब आधी किताब आपकी इवेंट मैनेजमेंट पर ही है। जी, तो समझना चाहता हूं एक चीज, दो बड़ी इवेंट्स होती हैं, कॉर्पोरेट तो ठीक है जो चल रहा है, लेकिन एक पॉलिटिकल इवेंट्स है। आजकल तो पूरी लीडरशिप, पॉलिटिकल पब्लिसिटी, पॉलिटिक्स जो है वो इवेंट हो गई है, इवेंट मैनेजमेंट ही हो गया है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी सभाएं, इतना बड़ा बड़ा सब कुछ होता है। और दूसरा सेलिब्रिटीज इवेंट्स। आप दोनों को किसको क्या मुश्किल समझते हैं, और यदि कोई करना चाहता है तो क्या सलाह आपकी? देखिए, इवेंट करने के लिए पहले वही बात की वाई क्लैरिटी होनी चाहिए, आपका विजन होना चाहिए कि मुझे इवेंट करना है, मुझे उस इवेंट को एग्जीक्यूट कैसे करना है। 5 W's and H, वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, whom एंड हाउ। अगर आपको ये सवालों के जवाब आपके पास है तो आपके किसी भी इवेंट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन उसके लिए वही, तभी आप इवेंट प्लानिंग भी करते हैं और उसके लिए इवेंट मैनेजमेंट भी इन्हीं शब्दों में होता है, 5 W's and H। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई आप सिर्फ इन सवालों का जवाब अपने पास ढूंढ लो कि क्या करना है और क्यों करना है। अगर आपको क्या और क्यों का पता है, क्यों करना है और क्या पता है, तो फिर कहाँ, कब, कैसे, किसके लिए हो जाएगा, और सब हो जाएगा। लेकिन क्या और क्यों का जवाब आपके पास होना चाहिए। तो इवेंट प्लानिंग एंड इवेंट मैनेजमेंट, हम पॉलिटिकल, हम कोई रैली करते हैं, अब जो भी हम रैली करते हैं वो क्यों करते हैं? लोगों तक हम पहुंचे, लोग हमें जाने, हम क्या कर रहे हैं, हम कौन हैं, हम कुछ भी करते हैं, वो ही बहुत जरूरी है। तो इवेंट करना है तो क्यों करना है और उससे क्या हमें बेनिफिट लेना है, क्या बेनिफिट लेना है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके लिए फिर हमें क्या क्या करना होगा, कैसे लोगों को वहां तक पहुंचाना होगा, ये टोटल मैनेजमेंट है। आप मेरा भी पिछले दिनों अब राहुल जी ने एक भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसमें भी मैंने ब्लॉग लिखा था कि भारत जोड़ो यात्रा सक्सेसफुल पीआर एक्सरसाइज, कि उसमें भी मैंने रिसर्च करी कि हमारे देश में कितनी यात्राएं हुई हैं, पॉलिटिकल यात्राएं। उसमें अडवाणी जी ने भी रथ यात्रा की है, चंद्रबाबू नायडू ने भी यात्रा की है, बहुत सारे नेताओं ने, मैंने सबका उसमें रेफरेंस दिया, जिससे कि लोग बोले सर ये आपको कहाँ से मिला। मैंने कहा भाई रिसर्च करनी पड़ती है, मैं ब्लॉग लिखता हूँ तो मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ। अगर मैं भारत जोड़ो यात्रा पर लिख रहा हूँ तो भारत जोड़ने के लिए अकेले राहुल जी यात्रा नहीं कर रहे, उससे पहले बहुत यात्राएं हो चुकी हैं। लेकिन चूंकि ये लेटेस्ट है इसलिए मैं इसको कवर करना चाहता हूँ कि पिछली सभी यात्राओं का जिक्र इसमें जरूर आना चाहिए,
कि नहीं एक बात नहीं हो रही, बाकी सबकी बात भी हो रही है, तभी आप अपने आप जो आप लिखते हैं उसको जस्टिफाई कर पाते हैं। दैट इज द थिंग। चलिए लेकिन सर, मैं किसी नेगेटिव चीज पे नहीं लिखता हूँ कभी भी, मेरी एक आदत है। ठीक ठीक, नेगेटिव पे नहीं कभी लिखना, ये अच्छी बात, कभी नहीं लिखना, ये भी एक पॉजिटिव पे मैसेज लिखना है, है। ये भी एक मैसेज है सब लोगों के लिए जो पीआर और इवेंट मैनेजमेंट पर काम करते हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि माइंडसेट ही एक पॉजिटिव तरीके से रखना चाहिए। बस पॉजिटिव रखिए। अगर मैं कहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो भाई उनकी प्रेस करो यार, ऑपोजिशन को भी प्रेस करनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा, ये नहीं है कि भाई नहीं कमियां ही ढूंढो, कमियां ढूंढोगे तो भाई सब में कमियां हैं। लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ भी तो होनी चाहिए, सीधी बात है। और मैं बहुत डीपली सब कुछ ट्विटर पे भी उनको देखता हूँ, उनको पोस्ट देखता हूँ उनकी, और बकायदा जहाँ अच्छा लगता है मैं लिखता भी हूँ। कहीं अच्छी न्यूज आती है बकायदा शेयर भी करता हूँ उनसे। और मैं कोई भी ब्लॉग लिखता हूँ हमेशा प्रधानमंत्री जी से शेयर करता हूँ कि मैं ये लिख रहा हूँ, इसे पढ़िए। तो आप ऐसे बस पीआर वर्ड के है सर। ऐसे वर्ड पीआर नहीं हो गए ना, गूगल आपके सर्च करते ही जब नाम नहीं, ढूंढता है तो उसकी देखिए वजह है मैं ना। बिलीव करता हूं कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, देखिए मैं बिना स्वार्थ के कर रहा हूं, मैं इसके बदले में कुछ नहीं चाहता हूं। मेरा क्या है कि अगर मैंने कुछ लिया है, कुछ कमाया है, कुछ भी ज्ञान पाया है, कुछ भी सीखा है, वो लोगों तक वापस जाए। whatever I have learned, whatever I have experienced, I am trying to give back to society through my blogs, nothing else। मैं चलिए यही कर रहा हूं बस। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातें हमने समझी हैं, बहुत सारे जाले हमारे दिमाग के खुले हैं। और मैं समझता हूँ कि एक बार फिर मैं इस किताब का जिक्र करना चाहता हूँ कि जो पब्लिक थैंक यू। रिलेशंस मैनेजमेंट पर जो इतनी बेहतरीन किताब मैंने तो नहीं पढ़ी, और खासतौर से ये प्रोफेशनल्स के लिए, ये केवल ऐसे ही ज्ञान नहीं है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो मेरे ख्याल से आप सब लोगों को बहुत फायदा होगा। और डॉक्टर साहब की बात सुनिए, उससे भी कुछ रास्ता निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला उसके लिए, बहुत शुभकामनाएं इस किताब थैंक और यू आप विजय साहब। बेहतर करते। थैंक यू वेरी मच।